नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसने दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स और साइंस में हलचल मचा दी है। ये चर्चा है भारत की एक बहुत बड़ी एनर्जी स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आने वाले समय में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन बड़े सवाल से करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी छोटी सी अनबन होती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ने लगते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद होता है, सप्लाई चेन टूटती है और उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। ऐसे में अपने देश के अंदर ही कोई पक्का समाधान खोजना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए आज की इस चर्चा में हम 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। 1. भारत का जियोपॉलिटिकल एनर्जी क्राइसिस। 2. हमारे पास मौजूद कोयले का विशाल भंडार। 3. सिन गैस के पीछे का दिलचस्प विज्ञान। 4. सरकार की 37,500 करोड़ रुपए की योजना। और 5. एक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से पर आते हैं, भारत का जियोपॉलिटिकल एनर्जी क्राइसिस। समझते हैं कि आखिर हम इतने वल्नरेबल क्यों हैं। अभी हाल ही की बात है, जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी तो ग्लोबल सप्लाई चेन ताज के पत्तों की तरह बिखर गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने की खबरें आईं, कतर से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी रुक गई। सऊदी अरब, इराक और कुवैत से आने वाले तेल में भी भारी देरी हुई। नतीजा क्या हुआ? जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे ट्रैवल का समय और खर्च इतना बढ़ गया कि फ्यूल की कीमतें आसमान छूने लगी। सप्लाई इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी कि सरकार को जनता से संयम बरतने की अपील तक करनी पड़ गई थी। ऐसी क्राइसिस वाली स्थिति में तुरंत क्या किया जा सकता है? ईंधन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, या फिर यूएई जैसे देशों के साथ एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता किया जाता है ताकि इमरजेंसी के लिए तेल का एक सुरक्षित भंडार रहे। लेकिन सच कहें तो ये सब बस चोट पर बैंडेड लगाने जैसा है। ये सिस्टमैटिक समस्या का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा सिरदर्द है एलएनजी। हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी यूरिया बनाने का पूरा काम और प्लास्टिक निर्माण जैसी अहम इंडस्ट्रीज इसी गैस पर पूरी तरह निर्भर हैं। लेकिन इसे लाना और ले जाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसके लिए गैस को -160 डिग्री तक ठंडा करके खास तरह के जहाज़ों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। रास्ते में जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका कोई आसान विकल्प भी हमारे पास मौजूद नहीं था। तो अब सवाल है कि इस विदेशी निर्भरता का असली समाधान क्या है? यही एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, भारत का अपना विशाल कोयला भंडार। एक ऐसा संसाधन जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आज की ही रफ्तार से देश में कोयले का इस्तेमाल होता रहे तो भी हमारे पास इतना बड़ा स्वदेशी रिजर्व मौजूद है कि वो आने वाले 400 सालों तक खत्म नहीं होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर खपत की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोयला चीन इस्तेमाल करता है, करीब 51%। लेकिन 11% के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला उपभोक्ता हम हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस संसाधन के विशाल पैमाने और ऊर्जा खपत को दर्शाता है। आज स्थिति ये है कि हमारी लगभग 79% तक बिजली की ज़रूरतें इसी कोयले से पूरी हो रही हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डेक्कन ट्रैप क्षेत्र से निकलने वाला ये कोयला आज हमारे घरों को रोशन कर रहा है। लेकिन सोचिए, 400 साल का बैकअप रखने वाले इस संसाधन को हम सिर्फ जला रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी अनछुपी क्षमता है जिसे अब तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखिए, कोयले की क्वालिटी मुख्य रूप से इस बात से तय होती है कि उसमें कार्बन कितना प्रतिशत है। एंथ्रासाइट जैसे हाई क्वालिटी कोयले को तो हमें स्टील इंडस्ट्री के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वो है बिट्यूमिनस और लिग्नाइट कोयला। और मजे की बात यह है कि यही आसानी से मिलने वाला कोयला एक बहुत बड़े साइंटिफिक बदलाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वह साइंटिफिक बदलाव क्या है? आइए तीसरे हिस्से में उसे समझते हैं, द साइंस ऑफ सिन गैस। ये वो तकनीक है जो पुराने कोयले को आधुनिक ईंधन में बदल देती है। सिन गैस, जिसे सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है जिसे कोयले को गैसिफाई करके तैयार किया जाता है।
आसान भाषा में समझे तो ये वो जादुई गैस है जिसे सरकार एलएनजी और एलपीजी के एक बेहतरीन केमिकल विकल्प के रूप में देख रही है। पुराने काले पत्थर को एक मॉडर्न एनर्जी सोर्स में बदलने का यही असली विज्ञान है। तो आखिर ये गैसिफिकेशन काम कैसे करता है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। हम यहाँ कोयले को आग नहीं लगाते। सबसे पहले कोयले को ऑक्सीजन के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस के बेहद हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। फिर एक कंट्रोल्ड रिएक्शन के जरिए कोयले को तोड़ा जाता है और अंत में इस प्रक्रिया से जो सिन गैस बनती है उसे पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीधा कैप्चर कर लिया जाता है। पुराने तरीके से कोयला जलाने पर क्या होता है? ढेर सारा धुआं, प्रदूषण और कालिख। उसका काम सिर्फ पानी उबालकर टरबाइन घुमाना है। लेकिन ये गैसिफिकेशन बिल्कुल अलग है। यह प्रोसेस एकदम साफ है। इसमें कोई अनबर्न्ड कार्बन या कालिख नहीं बचती। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आधुनिक ईंधनों के लिए एक बेहतरीन और क्लीन बेस गैस तैयार कर देता है। इसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिम गैस से अमोनिया बन सकता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए यूरिया बन सकता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस बन सकती है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकती है। इसे डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए घरों और फैक्ट्रियों तक पीएनजी के रूप में भी भेजा जा सकता है। मतलब जिन विदेशी सप्लाई चेन की वजह से शुरुआत में दिक्कतें आ रही थी, उनका ये एक सिंगल परफेक्ट सोल्यूशन है। विज्ञान तो बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन इस बड़े और जटिल साइंटिफिक विजन को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए भारी भरकम पैसा और एक मजबूत पॉलिसी। तो बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, 37,500 करोड़ रुपए की योजना। हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 37,500 करोड़ रुपए के एक विशाल बजट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 2021 में भी 8,500 करोड़ रुपए का एक प्रयास किया गया था, लेकिन वो रकम काफी नहीं थी और योजना ज्यादा सफल नहीं रही। इसलिए इस बार सरकार ने इसे एक बहुत बड़े लेवल पे करने के लिए इतना बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। इसके फाइनेंशियल मॉडल को समझना भी काफी दिलचस्प है। अगर कोई फर्टिलाइजर या स्टील कंपनी कोल्ड गैसिफिकेशन का नया प्लांट लगाती है तो कुल निवेश का 80% वो कंपनी खुद लगाएगी और बाकी का 20% सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी के तौर पर देगी। ये 20% का बैकअप नई कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में कदम रखने के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पॉलिसी में एक और मास्टर स्ट्रोक है। जो भी कंपनी इसमें निवेश करेगी उसे अगले 30 सालों तक बिना किसी रुकावट के कोयले की सप्लाई की पक्की गारंटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि पर्यावरण की मंजूरियों या किसी और रेड टेप की वजह से काम नहीं रुकेगा। प्लांट लगाइए और 30 साल तक बेफिक्र होकर प्रोडक्शन कीजिए। अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, हमारा साइंटिफिक सॉल्यूशन और सरकार की सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसी। इन तीनों के मिलने से जो तस्वीर बनती है वो है हमारा 5वां हिस्सा, एक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य। इस पूरी योजना के अनुमानित नतीजे वाकई शानदार हैं। टारगेट ये है कि 2030 तक हम हर साल 100 मिलियन टन कोयले को गैसिफाई करेंगे। उम्मीद है कि इस पहल से बाजार में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे लगभग 5 लाख नई घरेलू नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे अहम बात, विदेशी तेल और गैस के आयात पर हमारी निर्भरता एकदम कम हो जाएगी। आने वाले दशक में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि अगर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपनी एनर्जी सप्लाई को लेकर आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने खुद के संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक बाहरी दुनिया के तनाव हमें प्रभावित करते रहेंगे। सच्ची भू राजनीतिक सुरक्षा तभी मिलेगी जब हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे। तो अंत में इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या 400 साल पुराने एक साधारण से काले पत्थर को एक हाईटेक मॉडर्न गैस में बदलकर हम सच में इस अनिश्चित दुनिया में हमेशा के लिए अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस पक्की कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।